वापस टाइम आएगा ना अपन ऐसे ही क्लास करेंगे। चलिए, तो अभी हमने देखा था आइसोनियो। आइसोनियो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं विनाइल एंड एलाइल ग्रुप की, कि क्या होते हैं विनाइल और एलाइल ग्रुप। तो पहले मैं डाल देता हूं व्हाट इज एन विनाइल ग्रुप। ये देखो क्लियर हो गया ना। तो इसको साइड में विनाइल एलाइल अपने आप से इसका स्ट्रक्चर बना और देख कैसे होगा। देखिए विनाइल ग्रुप क्या होता है। विनाइल ग्रुप को पहचानने के लिए एक चीज याद रखो, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि विनाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। विनाइल के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। विनाइल के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। और ये जो 2 कार्बन होते हैं ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये बात याद रखना है, विद अ फ्री बॉन्ड। अब ये फ्री बॉन्ड जो है, इस पे आप कोई चीज कनेक्ट करोगे, लाइक मैंने Cl कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। जो भी हम कनेक्ट करेंगे वो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे F डाल देता तो विनाइल फ्लोराइड, यानी जो भी कनेक्टिविटी में डालता वो वही बन जाता, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप इतना सा ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। इसको याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH विद अ फ्री बॉन्ड। तो ये ग्रुप आपका कहलाता है विनाइल ग्रुप। इसमें कोई भी चीज ऐड होगी तो जो भी ऐड है उसको आप विनाइल के बाद लिख दो, विनाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रो, जो भी है आप लिख दो, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप आपको याद रखना है, 2 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन। इसी के साथ अपन बात करते हैं किसकी, एलाइल ग्रुप की। अब एलाइल और विनाइल में डिफरेंस क्या है उसे समझो। इसमें 2 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन हैं। ये आपका विनाइल ग्रुप है, यानी कि 3 कार्बन एंड 5 हाइड्रोजन। ये आपका बन जाता है एलाइल। ये कौन सा ग्रुप है, एलाइल, और ये कौन सा है, विनाइल। अब एक चीज याद रखना कि विनाइल में दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था और किसी एक कार्बन में क्या था, सिंगल बॉन्ड। वो तो हम कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, 2 डबल बॉन्ड, 4 हो गए। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 हुआ, तो हमने एक फ्री बॉन्ड रख दिया। तो वो आपको समझ में आ जाएगा किस कॉर्नर में फ्री बॉन्ड रखना है। बट यहाँ देखो, यहाँ जिस साइड पे फ्री बॉन्ड होगा उस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। फ्री बॉन्ड उधर कॉर्नर में था तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे था, इस कार्बन पे नहीं होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं CH2 CH, तो मैं डबल बॉन्ड इधर डाल दूं, यानी जिधर हमारा फ्री बॉन्ड होगा उधर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब मैं इसमें अगर Cl ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड। मैं F ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, एलाइल फ्लोराइड। मैं जो भी ऐड करूंगा वो उसका नाम बन जाएगा। तो एलाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप क्या होते हैं, तो ये आप देख लो, ठीक है। मैं एक बार इतना समझाने के हिसाब से था, अब मैं सीधा सीधा इनके ग्रुप बना देता जो आपको याद रखने पड़ेगा। अगर आपको याद रखना है दिक्कत होती है तो ये याद रखो कि भाई विनाइल में 2 कार्बन होंगे और एलाइल में 3 कार्बन होंगे, और दोनों में एक फ्री बॉन्ड होता है जिसमें हम कोई चीज कनेक्ट करते हैं या फिर ये जाके कहीं पे कनेक्ट होते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखोगे तभी आपको क्लियर होगा कि क्या होता है विनाइल ग्रुप और क्या होता है एलाइल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप ये जनरली क्या है ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन फंक्शनल ग्रुप तुम इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो इसका नॉर्मल IUPAC नेमिंग हो जाएगा। जैसे देखिए ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको नंबरिंग दे दूंगा, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, ये बन गया IUPAC नेमिंग के हिसाब से। तो एलाइल और विनाइल में अगर फंक्शनल ग्रुप तुमने ऐड कर दिया, हाँ OH करते, तो जैसे मान लो ये में C था इसमें, इसलिए इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। बट सपोज मैं इसमें सीधा सीधा OH डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल। समझे, ये सीधा तो नाम लिखो जो तुमने ऐड किया, एलाइल अल्कोहल, इसमें कर देता विनाइल अल्कोहल, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं। तो देखो इसमें सिर्फ ये एडिशन होने पे नाम हो जाता है, इसको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर स्ट्रक्चर आपको पता है कि विनाइल कैसा दिखता, एलाइल कैसा दिखता, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं।
अब मैं बात करता हूं एक स्ट्रक्चर की जिसे हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी बेंजीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। ये चीज ध्यान रखना। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। अब देखो साइक्लिक है तो 6 कार्बन की हम साइकिल बना देंगे, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो इसमें 6 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये तो 12 हो गए। और 12 हो गए तो ये तो एल्केन बन गया, साइक्लोएल्केन यानी कि साइक्लोहेक्सेन बन गया। लेकिन हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने दिखाए? 6। तो कैसे होंगे? तो हमेशा याद रखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 मेंबर रिंग होती है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इन डबल बॉन्ड की पोजीशन को तुम स्विच करोगे तब भी वो बेंजीन ही कहलाएगा। लाइक कैसे? अगर मैं फिर से 6 मेंबर बना दूं, अब मैं इस डबल बॉन्ड को इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, यानी अल्टरनेट पोजीशन। देखो यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं, सेम है। यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं, ठीक है। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किस टाइप से है? अगर आपको इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप समझ जाओ बेंजीन है। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड की जगह हम बीच में एक सर्कल दिखा देते हैं। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर किसके हैं? बेंजीन। और ये तीनों स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में या फिर हम ऑर्गेनिक, दोनों जगह पढ़ेंगे। बट ये तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन के हैं, तो इसको आप याद रखना। बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। सेकंड चीज 6 मेंबर्ड रिंग विद डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, यानी पूरी रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। कैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेंजीन को, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा, ध्यान रखना इसको अच्छे से। हाँ वो बताऊं, चल ये बेंजीन था। अब एक चीज देखो, जैसे मैं 2-3 स्ट्रक्चर ले लेता, इस पे लगा देता Cl, इस पे लगा देता NO2, ठीक है। मैंने 2 स्ट्रक्चर लिए, दोनों बेंजीन है, रिंग कौन सी है? मेरी बेंजीन। और बेंजीन पे क्या सब्स्टिट्यूटेड है? तो पहले पे क्लोरीन है और दूसरे पे NO2 है। अगर मुझे इसका नाम लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं इसका नाम लिख दूंगा क्लोरो बेंजीन और इसका नाम लिख दूंगा नाइट्रो बेंजीन। तो अगर बेंजीन पे कुछ सब्स्टिट्यूटेड है तो आप उसको सामने लिख के बेंजीन लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इसका नेमिंग हो जाता है। अब एक चीज और है, इसके अलावा हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? तो देखो क्लोरोबेंजीन, इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं? फिनाइल क्लोराइड, ये दोनों नाम सेम है। और इसको क्या बोल सकते हैं? नाइट्रो फिनाइल या फिनाइल नाइट्रो। तो फिनाइल और क्लोरोबेंजीन इसको अलग अलग समझ लेना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 टाइप से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चाहे तो आप इसको क्लोरोबेंजीन लिखो, चाहे आप फिनाइल क्लोराइड लिखो, चाहे तो आप इसको नाइट्रोबेंजीन लिखो, चाहे नाइट्रोफिनाइल या फिनाइल नाइट्रो लिखो। तो फिनाइल तभी लगता है जब बेंजीन पे डायरेक्टली कोई भी चीज सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। अगर इस पे CH3 होता और अगर इस पे एल्कोहल हो, अगर बेंजीन पे OH लगा हो तो उसका नाम चेंज हो जाता है। बेंजीन पे OH हो तो फेनॉल बन जाता है, ठीक है। और अगर CH3 हो तो टोलुइन बन जाता है। ये इसके नाम है जो मैंने कल कॉमन नेम भेजा है।
उसमें सारे स्ट्रक्चर्स के नाम हो गए। एंथ्रासीन, अगर 3 रिंग कनेक्टेड है तो एंथ्रासीन, फिर एंथ्रासीन, सारी चीजें उसमें कॉमन नेम में है। तो देखो भाई ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, बट मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि अगर कोई चीज सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन पे तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो। इसको मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते थे, मिथाइल ग्रुप है मिथाइल बेंजीन लिख सकते थे, या मिथाइल फिनाइल लिख सकते थे, लेकिन हम ये सब नहीं लिखते क्योंकि इसका कॉमन नेम टोलुइन है, वो हम जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारी चीज। तो बेंजीन को याद रखो 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस, वो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है बेंजीन का। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी आपने जितने भी ग्रुप्स देखे वो सब बेंजीन पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गए थे, यानी बेंजीन के किसी एक कार्बन पे डायरेक्टली हम ग्रुप को कनेक्ट कर रहे थे। बट सपोज करो हमारे पास ऐसा बेंजीन है, ठीक है, जिसपे कोई चीज डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है, इससे कोई चीज कनेक्ट करोगे, ठीक, तो उस केस में क्या बन जाता है ये, तो उस केस में ये बन जाता है बेंजाइल। अब जैसे मैं यहाँ Cl लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्यों? सेम एज एल्काइल ग्रुप। अभी इस केस में बेंजीन के पास एक फ्री बॉन्ड है। अब जो फ्री बॉन्ड है अगर मैं इसको हटा दूं तो भाई ये क्या होगा, ये क्या है, ये वही तो है तुम्हारा फ्री बॉन्ड, यानी ये बेंजीन के पास एक फ्री बॉन्ड था जो जाके इस चेन में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली कुछ कनेक्ट है तो वो आपका बनता है फिनाइल या डायरेक्टली बेंजीन, लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट ना होने की वजह CH2 के मीडियम से कोई चीज कनेक्ट है तो वो बन जाती है बेंजाइल। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल फ्लोराइड, नाइट्रोबेंजाइल। तो ये चीज आप याद रखना। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के, जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, आइसो नियो, ये सारी चीजें तो ये मैंने आपको बता दी। भाई अभी किसी को किसी टाइप का डाउट हो तो देख लेना। अब तो मैं भी क्या करूं, कॉमन नेम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर दिक्कत आएगी तो कॉमन नेम में आएगी, बाकी किसी चीज में आएगी नहीं। एलाइल, विनाइल, आइसो नियो और बेंजीन, और बेंजीन से सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए। कल तुम्हारे पास मैंने शीट दी है, उसे सॉल्व करो अब, ठीक है। और बचा कुचा रहा तो बेंजीन से कॉमन नेम वाले स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, तो उन कॉमन नेम वाले स्ट्रक्चर्स को देखो। और तो मैं क्या ही बोलूं, वरना ऐसे तो बहुत कुछ बता सकता मैं, बट अब क्या, जो भी बताऊंगा वो इन पे कोई ना कोई चीज सब्स्टिट्यूट करके ही बताऊंगा। और देखो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है, अभी हम IUPAC पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें आगे पढ़नी है, लेकिन बुकलेट का पैटर्न कैसा होता है, बुकलेट ऐसे बनाई जाती है लाइक पूरी ऑर्गेनिक आपको आती है, ठीक। तो वो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो आगे के भी होते हैं, तो उस पर कंफ्यूज मत हो यार, जितना अपना पार्ट है उसे देखो। और जो आपके लास्ट क्लास में, लास्ट पेपर में आपके जो 2-4 एसिड आए थे, सक्सिनिक एसिड, मैलेइक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये सब यार कॉमन नेम है, इनको आपको स्ट्रक्चर और नेम याद करना पड़ेगा। इसके लिए तो मतलब आप अगर सोचो कि मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, आप आओ, मैं बोर्ड पे आपको बना के दे दूंगा, फिर याद कराऊंगा। इतनी सी हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। कि अभी आप बुक से याद करो, नहीं कर पा रहे तो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, जैसे अपन बचपन में याद करते थे A फॉर एप्पल, वैसे याद करेंगे यहाँ पे। तो ये हेल्प कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉमन नेम्स है, कॉमन स्ट्रक्चर है, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ये था हमारा IUPAC का पार्ट जो हमने देख लिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रीवियस टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने मेरे हिसाब से क्या क्या बता दिया तुम लोगों को, देखना एक बार। केमिकल बॉन्डिंग जहां तक मुझे याद आता है, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया था, उसके एक्सेप्शंस बता दिए थे, और डेटिव बॉन्ड बता दिया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये ना बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। और क्या बताया था, इतना ही बताया ना, ऑक्टेट रूल बता दिया था, ठीक है। चलिए, ऑक्टेट रूल, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमारा हो, यानी हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम समझ चुके थे। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ओवरलैपिंग, यानी बॉन्ड बनता है तो बनता कैसे, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ओवरलैपिंग एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। स्टार्ट करें, ठीक। चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड,
तीन टाइप के, कौन कौन से? सिंगल डबल ट्रिपल, वेरी गुड। सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा या पाई? ये नहीं बताया। चलिए हमेशा याद रखो, अगर स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जैसे तुमने एल्केन देखा, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो किसी स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सिग्मा का सिंबल। अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है तो उसमें एक होगा सिग्मा एंड एक होगा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा को तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक पाई तो आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट किया था, पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा एंड 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है इतनी सी चीज? सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। अब ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अगर मैं तुम्हें यहीं से बताऊं सिर्फ बेसिक टर्म्स में कि अभी मैं तुम्हें बताना चाहूं कि भाई इसमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है। यानी एक सिंपल सी चीज है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो इजीली ब्रेक नहीं होता, और पाई बॉन्ड आपका वीकर बॉन्ड होता है जो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो आज की क्लास में हम यहां तक समझ लेंगे कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग और कैसे वीक है। बट अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर तुम्हारे सामने है तो सिंगल सिग्मा, डबल 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल 1 सिग्मा 2 पाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है, इसको तो हमें सीखना ही है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमें सिग्मा और पाई काउंट करना आता है कि नहीं आता। चलिए क्वेश्चन लिखिए। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सी सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें टोटल, या फिर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, इतना कहाँ काउंट करोगे, चलो ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड कितना, तो काउंट करके बता सकते हो? और मुझे पता है आप गलत करोगे, कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे। सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा तो होगा ना, वो 1 सिग्मा 1 पाई हुआ तो क्या हुआ, सिग्मा तो है ना, तो वो भी सिग्मा में ही काउंट होगा। कितने हुए सिग्मा? 1 2 3 4 5, 8 कहाँ हुए? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आ रहा है, तो एक पाई है ना, 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, फोर्थ सिग्मा, 5 सिग्मा। पाई कितने हुए? एक पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, तो 3 पाई हुए ना। बट आप गलत, पाई तो आपने सही काउंट कर लिया 3 पाई, लेकिन सिग्मा इतने नहीं। आप ये भी बोल रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन भी लगे रहते हैं, हाइड्रोजन लगे रहते हैं ना, तो अगर हाइड्रोजन लगेगा तो सिंगल बॉन्ड से तो लगेगा, 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो यही तो लगेगा, फिर इस पे एक हाइड्रोजन लगेगा, इस पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये 3 सिग्मा और है ना, है कि नहीं है? सिग्मा का मतलब क्या है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो वो तो कंडेंस फॉर्म में था, उसमें आपने हाइड्रोजन काउंट नहीं किया। अब अगर हम काउंट करें सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक इसमें होगा 6 7 8, एक इसमें होगा 9 10 11 12 13, कितने हुए सिग्मा? 13। पाई कितने हुए? ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एक बार, आप बता लेगा? चलिए सब लोग काउंट कीजिए, ऊपर के स्ट्रक्चर में दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। जल्दी से काउंट कीजिए, इसमें हाइड्रोजन आपके मैंने छुपा रखे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा पाई और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करके बताइए कितने होंगे। सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा, डबल वाले में एक सिग्मा होगा और एक दूसरा पाई होगा, तो आपको सिग्मा के केस में उसमें से एक काउंट करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तब भी एक सिग्मा और 2 पाई हो गए। आराम से और सही सही करना है ना। क्या नाम है तेरा?
देवांश फाइनल बैच 2020 चलिए मैं काउंट करता हूँ इसमें 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, नंबर लिख लेते हैं अपन। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 2 3 4 यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ कुछ नहीं, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3, चलो मैं बना ही देता जैसे, वरना आप बोलोगे 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। तो कितने हैं टोटल सिग्मा दे रहे? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिग्मा। क्या गलती की? पहले मैंने 15 नहीं लिखे थे, ये ऊपर का वो वहाँ पे था ना, वो डबल बॉन्ड आपने 2 बॉन्ड लिखी ना यहाँ पे वहाँ पे मैंने 1 लिखा था, तो मैंने वो इरेज कर दिया। यहाँ पे देख सी से खत्म हो रहा ना, सी डबल बॉन्ड सी। हाँ तो इधर का इसके सेट, हाँ वहाँ पे 1 बॉन्ड लिखा था, वहाँ पे 4 पहले कंप्लीट है, तो वो इरेज किया, फिर भी सिर्फ 14 आए। नहीं यहाँ पे तुमने 2 हाइड्रोजन नहीं डाले ना, वहाँ पे 2 डाले कॉर्नर पे डबल बॉन्ड वाले पे। तो यहाँ पे तुमने 1 हाइड्रोजन नहीं डाला होगा लास्ट में, सी ट्रिपल बॉन्ड सी पे। नहीं वहाँ पे भी डाला है। फिर कहाँ से हो गया यार? मैंने गलत कौन कर लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। देखा तो तूने कहीं कुछ कम तो नहीं बनाया स्ट्रक्चर? 3 4 5 6 7 9 10 10 12 13 14 15 आ रहे ना। 15 सिग्मा है और पाई कितने हैं? 2 4 5 5 पाई। डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई होगा। तो यार सिंपल सा फंडा है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा, डबल 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, चलिए अब देखो बॉन्ड कैसे बनता है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, तो बॉन्ड बनता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो उनकी ओवरलैपिंग होनी जरूरी है। ओवरलैप का मतलब सबको समझ में आता हो। तो क्या होता है, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। अब जैसे मेरे पास 2 एटम है, एक एटम है ए, एक एटम है बी। इसको मैं कंबाइन करके मुझे बनाना है ए बी, यानी मुझे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो ए का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो इस एक्सिस पे आएगा। सपोज हम मान के चलते हैं वो एस का है, ठीक है, और बी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो भी एक्सिस पे आएगा। तो ये दोनों इस एक्सिस पे आए। अब एक्सिस पे आने के बाद इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना। बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड उस कंडीशन में बनेगा जब ये दोनों एटम्स आपस में ओवरलैप, यानी ये दोनों एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अब ए का ऑर्बिटल और बी का ऑर्बिटल आपस में इस एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है और उनकी ओवरलैपिंग से क्या बन जा रहा है? बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैंने छोटे फॉर्म में समझाया है कि एक्चुअल में बॉन्ड बनता कैसा है। बॉन्ड बनता है, कोई भी 2 चीजें आप ले रहे हो। अभी अपन एग्जांपल देखेंगे, H2 का देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ओवरलैपिंग बता दूंगा। ठीक है, पर अभी ये समझो कि बॉन्ड जो आप देखते हो कि भाई ए का बी से बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, कैसे बना? तो ये सब कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही है। केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही डेवलप की गई। तो बॉन्ड बनने के लिए जिन 2 एटम्स की आप बात कर रहे हो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ओवरलैप होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे।
यानी इस एक्सिस पे अगर आपने ओवरलैपिंग करा दी और वो ओवरलैपिंग सक्सेस है तो वो बॉन्ड बन जाएगा। अब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इस ओवरलैप, जैसे ये ओवरलैपिंग इतनी हुई तो हम मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट अगर इसकी एक्सटेंट मैं बढ़ा दूं, यानी कि सपोज ये एक्सटेंट ऐसे हो रही होती कि आधा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहा था, इस केस में मोर यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सटेंट है ना, ये जो एरिया है ना आपका ओवरलैपिंग का, ये होता है एरिया ओवरलैपिंग, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इतना ओवरलैप किया था। ये जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ये जितना कम बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम। तो समझ में आया कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स का मतलब क्या पता है ना, एस, पी, डी और एफ। तो एफ तो हम एफ ऑर्बिटल को तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। पी कैसा होता है, डम्बल। डी कैसा होता है, डबल डम्बल। ये स्ट्रक्चर होते हैं एसपीडी के। तो ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी इस एक्सिस पे इनकी ओवरलैपिंग से ही हम बॉन्ड बनाएंगे। चलो अच्छा, एक काम करूंगा, आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ तुम्हें बता दूंगा कि ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होती है। इसको फिर मैं कल की क्लास में कंडक्ट करूंगा। आज तुम आईयूपीएससी पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन कि कैसी कैसी ओवरलैपिंग होती है। बट ओवरलैपिंग क्या होती है वो लिखो। when two atomic orbitals partially penetrate each other at internuclear axis then the phenomenon is known as overlapping of atomic orbitals। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पार्शियली एक दूसरे को पेनिट्रेट करते हैं, यानी ये पेनिट्रेट कर रहे हैं पार्शियली। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने कहा था केमिकल बॉन्डिंग में, इसको डिटेल में बताऊंगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कि इसको ये खींचोगे, हाथ टाइट होगा उंगली, तो आपको याद होगा नहीं याद होगा पता नहीं, बट पार्शियली पेनिट्रेट कर रहे हैं। सपोज ये मेरे हाथ है ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है, एक ऑर्बिटल इधर से आ रहा है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो बॉन्ड बन गया। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कैसे बन रहा है, तो सिग्मा होगा, और कैसे बन रहा है तो पाई होगा। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या होती है मैंने बता दिया। ओवरलैपिंग, जो भी आप बॉन्ड देखते हो कोवेलेंट बॉन्ड, वो ओवरलैपिंग से ही फॉर्म होते हैं। अब ओवरलैपिंग की बात करो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, तो तीन टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेकंड होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और थर्ड होता है जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग। तो हम बारी बारी से देखते हैं पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है और जीरो क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, एस आपका होता है स्फेरिकल, ठीक है। अब स्फेरिकल है तो इसमें ना चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकल है, यानी इसमें आप किसी भी एंड पे चले जाओगे, जो भी चार्ज क्लाउड है ना वो सेम रहेगा। लेकिन मैं बात करूं पी की, तो पी कैसा होता है, डंबल फॉर्म में। तो पी में क्या होता है, चार्ज क्लाउड डिफरेंट होते हैं। इधर का चार्ज क्लाउड अगर अलग है तो इधर का चार्ज क्लाउड अलग है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो कि एस जो होता है स्फेरिकल होता है, उसमें चार्ज क्लाउड सिमिलर होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमिलर होता है, जितना चार्ज क्लाउड इधर है उतना ही इधर है। लेकिन पी में क्या होता है, डिफरेंट होता है। वैसे ही डी में होगा, डी डबल डंबल होता है, तो डी में क्या होगा, चार्ज क्लाउड बिल्कुल डिफरेंस होगा, यानी इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए
कि स्फेरिकल होने की वजह से इसमें चार्ज क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, इसमें अलग अलग होता है और इसमें भी अलग अलग होता है। अब आपके मन में आ रहा है चार्ज क्लाउड क्या होता है? तो चार्ज क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी, ऊपर ज्यादा होगी। ये प्लस माइनस मत सोचना कि प्लस मतलब न्यूक्लियस टाइप, ये सिर्फ फेज को दिखा रहा है, यानी ये दूसरा फेज है, ये दूसरा फेज है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से एक साइन बनाता हूँ प्लस, इसका मतलब क्या, इसमें पूरे में सेम फेज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या, ये फेज अलग है, यहाँ ज्यादा हो सकती है, नीचे कम हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर ज्यादा एस प्लस माइनस, यानी ज्यादा हो सकती है तो नीचे कम होगी, या फिर नीचे ज्यादा होगी तो ऊपर कम होगी। सिर्फ ये जो प्लस माइनस है ना, ये सिर्फ फेज को डिफाइन कर रहा है, कि कोई चार्ज नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे मेरे पास मान ले, मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है, तेरे और मेरे मार्कर बिल्कुल सेम डिट्टो दिखते हैं, मेरा ब्लू है, तेरे पास भी ब्लू मार्कर है। अब मुझे अगर इसमें डिफरेंस करना है तो मैं इसमें कोई निशान लगा दूंगा, यही करूंगा, या तू कोई निशान लगा देगा कि भाई ये मेरा है, इसमें कोई निशान लगाओ। बट अगर निशान नहीं हो तो कैसे पता चलेगा भाई ये मेरा था कि ये तेरा था? तो हम सिर्फ उस प्लस माइनस को डिफरेंस के लिए देख रहे हैं कि प्लस मतलब हो सकता है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नीचे कम होगी, या फिर हो सकता है नीचे ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? तो देखो, अगर मैं S और S की ओवरलैपिंग करूं, तो मैंने क्या बोला, ओवरलैपिंग हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगी। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? तो ये एक्सिस वो होती है जो चार्ज क्लाउड कंटेन कर सकती है, ठीक है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जो चार्ज क्लाउड कंटेन कर सकती है। अब सपोज मेरे पास एक s ऑर्बिटल आया, मेरे पास ये दूसरा s ऑर्बिटल आया, ठीक है। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी पॉजिटिव ओवरलैप होगी, यानी ये हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही दिखाएंगे। s और s की ओवरलैपिंग कभी भी हुई ना तो वो पॉजिटिव ओवरलैप ही होगा, ठीक है। सेकेंड ओवरलैपिंग, तो ये तो इसको तो याद रखो कि s और s की ओवरलैपिंग हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर मुझे s और p की ओवरलैपिंग करनी है, s और p की, तो s और p की ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है कि ये s है और जो p है आपका वो इस एक्सिस, देखो p मैंने आपको बताया है कि देखो ये जो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहा हूं ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्चुअल में मैं इस एक्सिस को ही बोल रहा हूं। मैं मान लो इसको बोल देता हूं, ये है मेरी x, ये है मेरी y और ये है मेरी z, ठीक है। तो ये जो z है ना, इसी को मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहा हूं, और कुछ अलग नहीं है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे इसमें z एक्सिस है ना। अब देखो, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो मैंने बताया था कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। px कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बताया था। py कैसा दिखता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और pz कैसा होगा, ऐसा। यानी मुझे px बनाना है तो ये बन गया px, py को मैं थोड़ा सा एक्सिस से रोटेट कर दूंगा, ये बन गया py, और pz बनाना है तो pz कैसा होगा, ये हो गया p, यही होगा। अब मुझे अगर s के साथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखनी है तो मैंने क्या बोला, इसमें सिमेट्रिकल चार्ज क्लाउड होता है, और अगर मैं pz लूं तो pz में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देता हूं, यानी फेज का डिफरेंस। तो अगर पॉजिटिव ओवरलैप देखना है s और p की, तो s और pz के बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, सिर्फ pz, px और py के साथ पॉजिटिव ओवरलैप कभी नहीं दिखाएगा। और ये जो लोब है, यानी ये आपकी ओवरलैपिंग जो है पॉजिटिव है, दोनों के चार्ज क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकल। अब अगर मैं इसको नेगेटिव यानी पॉजिटिव वाला इधर कर देता, नेगेटिव वाला इधर कर देता, तो देखो ये कैसा, ये चार्ज क्लाउड अलग है, ये चार्ज क्लाउड अलग है, और इस टाइप की ओवरलैपिंग आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव ओवरलैप करने के लिए दोनों के फेज सेम होने चाहिए, यानी मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्फेरिकल फॉर्म है वो आपका कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसमें अगर मैंने फेज को इस वे में दिखाया है तो इधर जो लोब आ रहा है इसको लोब बोलते हैं, ये लोब्स है, इसमें दो, p में 2 लोब होते हैं, d में 4 लोब होते हैं। तो ये जो लोब इससे ओवरलैप कर रहा है ना, देखो ये ओवरलैपिंग हुई ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दोनों लोब क्या है, सेम फेज दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगी। अगर इस लोब का ये वाला पार्ट इसके साथ ओवरलैप करता तो क्या हो जाता, नेगेटिव, यानी सेम फेज में ओवरलैपिंग होनी चाहिए तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो s और pz की ओवरलैपिंग समझ में आई, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप का एग्जांपल है।
थर्ड और पॉजिटिव ओवरलैप क्या हो सकता है? तो और पॉजिटिव ओवरलैप होता है पीजेड और पीजेड। कैसे? जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पीजेड आएगा इस पे, तो पीजेड कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो एक पीजेड आया, मैं इसमें से ये डायग्राम में से ये जो लाइन है ना, आप लोग थोड़ा सा हटा दोगे तो ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा, क्योंकि लाइन की वजह से हम देख नहीं पाते डायग्राम को। अब ये भी मैंने एक पीजेड लिया, ये भी पी जेड है, क्योंकि जेड एक्सिस पे ये कैसा है, देखो वहां पे पीजेड कैसा है, जेड एक्सिस पे टेढ़ा होता तो वाई और स्ट्रेट होता। अब पीजेड पीजेड, अगर ये लोग पॉजिटिव और ये लोग पॉजिटिव है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग कैसी होने वाली है? पॉजिटिव है नेगेटिव? तो इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा, यानी इन दोनों में से किसी एक के फेज को चेंज कर दो, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गई नेगेटिव ओवरलैप। तो ये अगर दोनों सेम फेज में आए तो पॉजिटिव, डिफरेंट फेज में, देखो मैं पॉजिटिव को समझा रहा हूं, उसके साथ साथ नेगेटिव को भी समझा रहा हूं, तो आप पॉजिटिव बनाओ और नेगेटिव वाला भी आप बना सकते हो, बट मैं बना दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यानी जब ओवरलैपिंग हो रही है और सेम फेज में हो रही है तो वो होती है पॉजिटिव ओवरलैप, सेम फेज में नहीं हो रही है तो वो होती है नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है? और बॉन्ड बनाने के लिए आपका पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो ये हो गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब मैं बात करूं नेगेटिव ओवरलैपिंग की, तो नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है? नेगेटिव ओवरलैप जैसे मैं देखूं एस एंड पीजेड, एस और पीजेड को अगर मैं देखूं तो ये है एस, ये है पीजेड। सपोज मैंने एस का चार्ज क्लाउड ऐसा है और पीजेड का ये वाला चार्ज क्लाउड इधर है, जो ओवरलैप कर रहा है, जिसको ओवरलैप करना चाहिए था वो इधर है, और ये वाला फेज उसका ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों के फेज अलग है, तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैप। अगर मैं बात करूं पीजेड और पीजेड, तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होते, ये सिर्फ हम बॉन्डिंग के लिए समझते हैं भाई। जैसे हम ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक? अब सपोज इसका पॉजिटिव है फेज इधर और ये वाला नेगेटिव है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई तो ये भी नेगेटिव हुई। क्लियर हुआ? नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है और पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैप। अब मैं बात करूं जीरो ओवरलैपिंग की, तो जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है? तो याद रखो, जीरो ओवरलैपिंग याद रखो कौन कौन सा होता है। पहला S एंड PX, अगर मैंने S ऑर्बिटल लिया और मैंने PX ऑर्बिटल लिया, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? ध्यान से देखना, क्यों पॉसिबल नहीं है। इसमें दोनों लोब अलग होंगे, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या S के एक फेज के साथ दोनों फेज ओवरलैप हो रहे हैं? ऊपर से ये भी तो ओवरलैप कर रहा है, अगर मैं देखो तो S को ये भी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है और नीचे से नीचे वाला भी ओवरलैप कर रहा है, दोनों ओवरलैपिंग दिखा रहे कि नहीं? जबकि पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप पॉसिबल है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? जीरो ओवरलैप, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही लोब इसके साथ अगर ओवरलैपिंग करता तो वो ओवरलैपिंग सक्सेस होती। बट यहाँ पे देखो ये वाला फेज भी थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, मैं इसको बना के दिखा देता, ये वाला भी थोड़ा सा कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, तो ये ओवरलैप क्या हो गया? जीरो ओवरलैप। क्या हो गई ये? क्लियर हुआ? जीरो ओवरलैपिंग। सेम है अगर मैं S एंड PY यानी S की ओवरलैपिंग सिर्फ PZ के साथ आपकी हो सकती है। अगर मैं इसको लूं, ठीक है, और मैं कौन सा ले लूं? PY, PY में क्या हो जाएगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। तो यहां पे भी तो सेम ही चीज हो रही है, दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं भाई? X क्या होता है? X एक्सिस पे होता है, Y क्या होता है? Y एक्सिस पे होता है, तो थोड़ा टेढ़ा ही तो हुआ है, बाकी है तो वैसी वैसी ओवरलैपिंग। तो ये भी कैसी हो गई? जीरो ओवरलैप, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो S होता है वो सिर्फ PZ के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, X और Y के साथ अगर उसकी ओवरलैपिंग हुई तो वो ओवरलैपिंग जीरो हो जाएगी। थर्ड होता है PX एंड PY। क्यों? क्योंकि देखो ये मैंने बना दिया X और ये बन गया Y, बन गया ना? X मतलब स्ट्रेट, ये PX है और ये PY है। तो अब देखो यहाँ पे एक साइड में तो ओवरलैपिंग हो रही है और दूसरे साइड में क्या है? ओवरलैपिंग है नहीं,
क्योंकि यहाँ पे तो फेज सेम हो सकता था ना, अगर ये प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता, ये माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, है ना। जैसे मैं पॉजिटिव और निगेटिव ओवरलैप में इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिया, जैसे मैं px एंड px ले लूं पॉजिटिव और निगेटिव ओवरलैप के हिसाब से, तो ये px है, ये भी px है, इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। कैसे? अगर ये दोनों सेम फेज में है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव? वो पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो ऊपर क्या है, सेम फेज है, नीचे भी सेम फेज है, ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव। अब मैं इसमें से किसी एक का फेज चेंज कर दूं तो नेगेटिव, यानी px एंड px की ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, py एंड py की ओवरलैपिंग भी आपस में पॉसिबल है, क्योंकि यही क्या हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बट उसमें भी क्या है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, और दोनों में से कोई एक फेज अगर चेंज हो गया तो निगेटिव ओवरलैप हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या दोनों लोग आपस में ओवरलैपिंग कर पा रहे हैं, px और py के केस में? अगर नीचे ओवरलैपिंग हो पा रही तो ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस। तो ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव निगेटिव या जीरो? पॉजिटिव। ये तो निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव होता है ना, बट होना चाहिए था तो दोनों में होना चाहिए था ना। अगर नीचे के लोग, जैसे यहाँ पे देखो, नीचे के लोग अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ऊपर के भी तो कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे नीचे के अगर कर रहे हैं तो ऊपर के भी कर रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का एग्जांपल बन गया। लेकिन वहां पे तो नीचे का लोग कर रहा है और ऊपर का लोग नहीं कर रहा, तो ये किसका एग्जांपल होगा, सिर्फ पॉजिटिव। समझ मेरी बात को ध्यान से शायद। चलो अगर ये नहीं समझ पाया तो तुम घर पे बैठे क्या समझोगे, यहाँ तक मेरे को यहाँ समझ में आया, जीरो ओवरलैपिंग ये वाला समझ में आया। ठीक भाई, पॉजिटिव और निगेटिव में एक एक एग्जांपल और ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने pz की ओवरलैपिंग दिखा दी, तो अपन px और px की भी देख लेते हो, py की भी देख लेते हैं। अगर आपको ओवरलैपिंग करानी है तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ px एंड px, ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये मैंने बनाया px, ये बनाया एक और px, ये भी px है और ये भी px है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इनका जो होता है फेज अलग अलग होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों निगेटिव है तो ये ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अगर तुम बोल रहे हो तो दोनों लोग का आपस में ओवरलैपिंग होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि नीचे वाला कर रहा है ऊपर वाला नहीं कर रहा है, तो ना वो पॉजिटिव होगी ना वो निगेटिव होगी, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर करना है तो दोनों को करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाले लोग ने आपस में किया और नीचे वाले ने भी किया, तो ये पॉजिटिव बन गई। अब मैं इसका फेज चेंज कर दूं, इसको निगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब मैं सेम एज py एंड py लेगा, py सपोज हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, एक और py है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक। अब देख दोनों लोग, ऊपर के लोग भी आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, नीचे की वो लोग आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ये या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। अभी क्या है, पॉजिटिव, अभी क्या है, अभी पॉजिटिव, पॉजिटिव, अभी क्या है, निगेटिव, निगेटिव। बट ऊपर के दोनों लोग और नीचे के दोनों लोग आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना, ठीक। जो मैं बात कर रहा था वो था px एंड py। अब यहां से तुझे क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है, इसको हटा दो अभी, इसको समझ में आ गया। अब देख, ये सपोज px है, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये सपोज py है, तो क्या नीचे के लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो क्या ऊपर के कर पा रहे हैं, तो ये कोई भी ओवरलैपिंग हुई पॉजिटिव या निगेटिव, क्या हुई, जीरो ओवरलैपिंग। मतलब दोनों लोग का दोनों साइड में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तब तो बॉन्ड बन सकता है। ऐसा नहीं कि नीचे का लोग, अरे नीचे का क्लाउड कर रहा है लेकिन ऊपर का क्लाउड तो बहुत दूर दूर है ना, उनके बीच में तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो ये ओवरलैपिंग कैसी होगी। अब क्लियर हो गया। तो ये था पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे आगे, और मैं तुम्हें सिग्मा पाई बॉन्ड ये सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में बेसिक में होता भी है सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना। तो आप आज की डेट में सिर्फ इतना देखो, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैप क्या होता है,
हालांकि ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये बहुत छोटी सी चीज है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉन्ड कब प्रोडक्टिव होगा, कैसे क्या होगा, तो ये मैं कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू हो चुका है, तो अभी IUPAC आप जल्दी से कंप्लीट करके आ जाओ अपने बॉन्डिंग पे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छे से उसे पढ़ना है। होप करता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको फिजिकल क्लासेस नहीं पढ़ाऊँ, जितनी जल्दी हो सके हमारी कोचिंग ओपन हो जाए, बट नहीं होती तब तक तो आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो सबको अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और IUPAC में आपको कोई डाउट बचता है तो वो भी पूछ लेना। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।